ट्रांसफॉर्मर्स ने बहुत लंबे समय बाद सिनेमाघरों में वापसी की, बट इस बार 3D एनिमेशन के अवतार में, जो कि सरप्राइजिंगली काफी इंजॉयबल थी। और एक ट्रांसफॉर्मर मूवी होने के कारण इस मूवी के बनने के पीछे के कई सारे बिहाइंड द सीन फैक्ट्स तो हैं ही साथ इस मूवी के अंदर कई सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स के लोर से जुड़े हुए ईस्टर एग्स हैं जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे। जैसे कि मेगाट्रॉन को इनिशियली इस मूवी के अंदर D16 क्यों बुलाया जा रहा था, और आखिर उसके बदलते हुए आंखों के रंग का राज क्या था। आखिर इस बार पीटर कलन के अलावा क्रिस हेम्सवर्थ को क्यों चुना गया था, और पीटर कलन ने क्रिस हेम्सवर्थ की कैसे मदद की थी ऑप्टिमस प्राइम को वॉइस देने में। क्या क्या डिफरेंसेस दिखाए गए हैं इस मूवी के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिनल माइथोलॉजी और लोर से, और क्यों इस मूवी की सीक्वल का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पहली बार था जब हमें ट्रांसफॉर्मर्स 1 के थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री को बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया था। पर क्या आपको मालूम है कि जिस मूवी को एक्चुअली मूवी थिएटर्स में रिलीज होने के लिए साल 2024 तक का वक्त लग गया, इसे बनाने की शुरुआत साल 2014 में ही हो गई थी, जब एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन को रिलीज किया गया था। और पैरामाउंट पिक्चर्स बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन्स को एक्सप्लोर करना चाहता था, और शायद हो सकता है कि इसे माइकल बे की यूनिवर्स के अंदर ही बनाने की कोशिश की जा रही थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। इवेंचुअली इस मूवी के आइडिया को एनिमेटेड फॉर्म में चेंज किया गया और इसे मूवी से सेपरेट डेवलप करना चालू किया गया, जहां पर इसे 2024 तक का वक्त लग गया रिलीज होने में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर जॉश कूली ने, जिन्होंने इससे पहले डिज्नी पिक्सार की कई सारी बेहतरीन मूवीज में स्टोरी आर्टिस्ट और स्टोरी सुपरवाइजर का काम किया था। साथ ही साथ टॉय स्टोरी 4 के अंदर वो राइटर और डायरेक्टर दोनों थे। वैसे इस मूवी को डेवलप करने के लिए कई सारे इंस्पिरेशंस का सहारा लिया गया था, जिनमें 1986 की द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी और 1965 के ड्यून नॉवेल का भी इंस्पिरेशन लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिनल जनरेशन 1 का एग्जाम्पल तो लिया ही गया था, साथ ही साथ यहाँ पर 2010 की ट्रांसफॉर्मर वॉर ऑफ साइबरट्रॉन और 2012 के ट्रांसफॉर्मर्स फॉल ऑफ साइबरट्रॉन के वीडियो गेम्स का भी इंस्पिरेशन लिया गया था। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स की बाकी आई सीरीज जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम, ट्रांसफॉर्मर्स रेस्क्यू बॉट्स और ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट इन डिस्गाइज का भी काफी एग्जाम्पल लिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हैसब्रो ने ट्रांसफॉर्मर्स की यूनिवर्स का एक डॉक्यूमेंटेशन जो कि 345 पेज का था, डायरेक्टर जॉश कूली को प्रोवाइड किया था, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स से जुड़े हुए उनके सारे के सारे सवालों के जवाब यहाँ मौजूद थे। ये पहली बार था जब मेगाट्रॉन को ऑप्टिमस प्राइम के दोस्त के रूप में दिखाया गया था, लेकिन उससे भी अजीब बात थी कि इस मूवी के इनिशियल हिस्सों में मेगाट्रॉन को D16 के नाम से बुलाया जा रहा था। वेल, ये नाम कोई रैंडम नाम नहीं था, और इस नाम का बेसिकली एक सिग्निफिकेंस है मेगाट्रॉन की हिस्ट्री से, और ये जुड़ी हुई है ट्रांसफॉर्मर्स की जनरेशन 1 की ओरिजिनल टॉय लाइन से, जिसे टकारा ने जापान के अंदर 1984 में रिलीज किया था, और मेगाट्रॉन के टॉय को इसी नाम से बुलाया जा रहा था, जहां पर इसके नाम में D का मतलब डेस्ट्रॉन था, जिसे वेस्ट में डिसेप्टिकॉन्स कर दिया गया। वहीं पर ये अपने लाइनअप का 16th नंबर का टॉय था, जिसके कारण इसे D16 बुलाया गया। खैर, ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिन्स और मेगाट्रॉन्स को दोस्त दिखाने के साथ साथ इस मूवी के अंदर इसके ट्रेलर के साथ भी कुछ नया किया गया, जहां पर इस मूवी की ट्रेलर को 18 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी पहली मूवी बनी थी जिसके ट्रेलर को स्पेस के अंदर रिवील किया गया था, और इसे एक्चुअली एक ड्रोन के थ्रू अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर टाइम करके भेजा गया था। वैसे जब बात ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ऑप्टिमस प्राइम की आती है, तो साथ ही साथ बात पीटर कलिन की भी होती है, क्योंकि थ्रू आउट ऑल मीडियम ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ऑप्टिमस प्राइम को अपनी आवाज पीटर कलिन ही हमेशा से देते आए हैं। लेकिन इस बार एक यंगर वॉइस की जरूरत थी, जिसके कारण यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ को इस वॉइस के लिए चुना गया, जहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ ने भी इस मूवी को इसके स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को पढ़ के ही हाँ बोला था। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी नेचुरल आवाज में ऑप्टिमस प्राइम यानी ओरायन पैक्स को अपनी आवाज ना दे। साथ ही साथ यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ ने ऑप्टिमस प्राइम की राइट आवाज के लिए पीटर कलिन से कई सारे सजेशंस भी लिए थे, जो एक्चुअली थिएट्रिकल इंग्लिश वर्जन के अंदर काफी सही साबित हुए। बात करें अगर इनके एनिमेशन और डेवलपमेंट की, तो इसके पीछे जिम्मेदार थी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, जो पूरे के पूरे लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
और इसी ने हमारे फेवरेट ट्रांसफॉर्मर्स और उनके कई सारे सीक्वेंसेस को स्क्रीन पर जिंदा किया था। जॉश कूली बेसिकली एक ऐसी मूवी बनाना चाहते थे जहां पर वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स को लाइव एक्शन के काफी करीब दिखा पाए और उन्हें ऐसा दिखा पाए कि उन्हें हाथ से बनाया गया है। फिर भी उन्हें लाइव एक्शन के मुकाबले यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स को ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखाना था, जिसके कारण यहाँ पर उनके चेहरों पर ज्यादा डिटेलिंग नहीं की गई थी और उन्हें प्लेन सिंपल फेसेस की तरह दिखाया गया, जो बेसिकली कार्टून्स की तरह एक नॉस्टैल्जिक फील देता है। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उनका अपना खुद का एक सिलुएट निखर कर आए, जो कि एनिमेटेड कैरेक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स के साइबरट्रॉन को क्रिएट करने के लिए और उसके आर्किटेक्चर को दिखाने के लिए दुनिया भर के कई सारे बिल्डिंग्स और आर्ट डेको का एग्जाम्पल लिया गया था, जिसमें अमेरिकन पोस्ट डिप्रेशन एरा के कई सारे आर्किटेक्चर का इंस्पिरेशन लिया गया था। इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक और छोटा सा मेगाट्रॉन से जुड़ा हुआ एस्थेटिकल डिटेल है जो काफी सिग्निफिकेंट है और मेगाट्रॉन के इस फीचर को बेसिकली कॉमिक बुक से लिया गया है, जहां पर जब उसकी आंखों को येलो दिखाया गया था तब ये बेसिकली कलर ऑफ इग्नोरेंस था। वहीं पर ऑरेंज उसकी अवेकनिंग का एक सिंबल था और उसकी आंखों को रेड तब दिखाया जाता है जब वो ईवल हो जाता है। इस मूवी के अंदर अमेरिकन एक्टर स्टीव बुशकैमी ने स्टारस्क्रीम को अपनी आवाज दी है। पर क्या आप जानते हैं कि स्टीव बुशकैमी ट्रांसफॉर्मर्स की लाइव एक्शन के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर्स को अपनी आवाज दे चुके हैं, जो कि था द डे ट्रेडर, जो हमें ट्रांसफॉर्मर्स की 5th मूवी यानी ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में देखने को मिला था। वैसे वॉइस एक्टिंग से याद आया कि इस मूवी के अंदर ओरिजिनल ऑप्टिमस प्राइम की आवाज यानी पीटर कलन और मेगाट्रॉन की आवाज यानी फ्रैंक वॉकर को वॉइस कैमियोस के लिए बुलाया गया था, बट उन्होंने इस चीज को करने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से इस चीज से एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता और यहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ और ब्रायन टैरी हेनरी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया था, जिसके कारण इसकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा ट्रेडिशनल मीडियम्स के हिसाब से इस मूवी के अंदर कुछ अलग भी किया गया था, जहां पर इस मूवी के अंदर जिस मेगाट्रॉनस प्राइम का फैन D16 होता है, एक्चुअली लाइव एक्शन के अंदर उसे द फॉलन के रूप में ऑलरेडी दिखाया गया था, बट वहां पर उसका पूरा नाम मेगाट्रॉनस प्राइम नहीं बताया गया था और पॉसिबली इस मूवी के अंदर मेगाट्रॉनस प्राइम की मौत उसके ईवल बनने से पहले ही हो गई थी। इसके साथ साथ इस मूवी के अंदर ओरायन पैक्स को साइबरट्रॉन के अंदर एज अ माइनर ऑक्यूपेशन करते हुए दिखाया गया था, बट ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर्स लोर के हिसाब से ओरायन पैक्स बेसिकली हमेशा से ही 13th प्राइम था, जो अपनी मेमोरीज और पावर्स को सेक्रीफाइस करके ओरायन पैक्स बन जाता है कुछ समय के लिए। बाद में उसे स्टेटस फिर से दिया जाता है, बट यहाँ पर ये स्टेटस इसे जेटा प्राइम से मिला था। रैकनिट जो बेसिकली एक स्पाइडर / हेलीकॉप्टर ट्रांसफॉर्मर थी, उसे ट्रांसफॉर्मर प्राइम सीरीज से इंस्पायर किया गया था और बेसिकली ओरायन पैक्स और D16 के दोस्तों को ट्रैक करने का उसका एक ऑसम सीन भी था, जिसे मूवी की लेंथ को छोटा करने के चक्कर में कट कर दिया गया। वैसे अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस मूवी के बजट और मार्केटिंग के खर्चों को मिलाकर इस मूवी पर $147 मिलियन खर्च हुए थे, बट ये मूवी इतना भी रिकवर नहीं कर पाई और इसने यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से सिर्फ और सिर्फ 60 मिलियन और बाकी अदर टेरिटरीज से यानी टोटल $128 मिलियन की ही कमाई की, जहां पर पहली वीक के अंदर तो इसने लगभग $25 मिलियन के साथ अपना वीकेंड क्लोज किया था, लेकिन सेकेंड वीक के बाद इसमें 62.8% व्यूअरशिप की गिरावट आई और ये मूवी फाइनेंशियली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। अब वैसे तो इनिशियली इस मूवी को एज अ ट्रिलॉजी ही सेट करने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर इस मूवी के एंड में ऑप्टिमस प्राइम को एज अ लीडर दिखाया गया था, बट इस मूवी के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से इस मूवी के फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के अंदर थोड़ी दुविधा चल रही है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हैसब्रो भी इसके सीक्वल्स को फंड नहीं करना चाहता, बट मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर जेसन स्क्रियर के हिसाब से इसकी सीक्वल अब भी बन सकती है अगर इस मूवी के फैन बेस की तरफ से प्रॉपर डिमांड आए तो। मेरे हिसाब से ये मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन थी और एक सीक्वल जरूर डिजर्व करती है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ट्रांसफॉर्मर, उनकी माइथोलॉजी और लोर से जुड़े हुए इस मूवी के अंदर और कौन कौन से फैक्ट्स
और ईस्टर एग्स जानने को मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।